तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? क्या तुमने कोई कसम खाई हुई है कि मेरी कोई बात एक बार में नहीं सुननी है? आरास उसे घूरते हुए कहता है। लेकिन आज उसका लहजा नरम था। ध्वनि कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए उसे देख रही थी। अब मैंने क्या कर दिया? वो मनी मन खुद से बुदबुदाई। सुबह कहकर गया था ना, दवाई टाइम टू टाइम ले लेना। लेकिन अब तक तुम्हारी दवाई यूं ही पड़ी हुई क्यों है? वो टेबल की तरफ इशारा करता है। ध्वनि की नज़र टेबल पर रखी दवाई पर गई, जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशन बदले। वो उलझी नजरों से आराज को देखती है। आप इसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं? तो क्या और कुछ कहा मैंने? उसके लहजे में फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। अजीब इंसान है। कभी कहते हैं नफरत करता हूँ, तो कभी फिक्र करते हैं। लेकिन चिल्लाते दोनों ही कंडीशन में है। शायद चिल्लाना इनका फेवरेट काम है। ध्वनि मनी मन सोचती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दवाई न लेकर तुम मेरी सिंपैथी ले सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आराम से उसे घूरते हुए बोला। गलतफहमियों में रहने की आदत आपकी है, मेरी नहीं। ध्वनि भी उसी तरह आराम को घूरते हुए बोली। मैं दवाई लेने ही वाली थी, लेकिन कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, और मैं सोती रह गई। ओके फाइन, अब जल्दी दवाई ले लो, वरना फिर बेहोश होकर गिर पड़ोगी और सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। वो दवाई और पानी उसकी तरफ बढ़ाता है। ध्वनि मुंह बनाते हुए दवाई ले लेती है। उसके बाद आरास अपने लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। इधर ध्वनि घड़ी पर नजर डालती है। अब तक काफी शाम हो चुकी थी। ध्वनि को याद आता है कि जब वो कृति के जाने के बाद रूम में आई थी, तब सरला जी ने उसे दवाई लेने को कहा था। लेकिन बेड पर लेटकर राशि के बारे में सोचते हुए वो कब नींद में चली गई, इसका एहसास भी उसे नहीं हुआ। ध्वनि मनी मन खुद से कहती है, कितना सोने लगी है तू। पूरा का पूरा रूटीन ही चेंज हो गया है मेरा तो। खैर, रूटीन के हिसाब से कुछ हो भी कहाँ रहा है। उसने एक नज़र आरांस पर डाली, जो लैपटॉप में बिजी था। आज वो लगभग पूरा दिन सोती ही रही थी, इसलिए अब रात तक तो उसे नींद आने वाली थी नहीं। इसलिए वो बालकनी की तरफ जाने लगी। कल पूरी रात वहां बिताकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या आज रात भी वहीं सोने का इरादा है? ध्वनि आवाज सुनकर पलटकर आरांस को देखती है, जो अभी लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा था। अगर इरादा है भी, तो आपको क्या मतलब? आप तो नफरत करते हैं ना मुझसे, फिर ये हमदर्दी क्यों? आरांस की नजरें ध्वनि पर अटकी। तुम्हारी गलतफहमी है। किस वाली बात पर नफरत या हमदर्दी? आरांस कुछ पल रुककर ध्वनि के भावहीन चेहरे को देखता है। हमदर्दी वाली? तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है मुझे। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो, ताकि मेरा टॉर्चर सह सको। तुम्हें पता है तुम्हारी हालत कैसी है? सोने के पिंजरे में कैद पंछी की तरह, जिसे उड़ने की इजाजत नहीं है। ध्वनि फीकी हंसी के साथ कहती है, जानती हूँ। इतना कहकर वो वापस बालकनी की तरफ चली जाती है। आरास उसकी पीठ पर निगाहें जमाए था। उसकी फीकी हंसी पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बेचैन कर गई। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आज ऑफिस में हुई बात, फिर रचना जी की बात, और अब ध्वनि। इन सब के बीच वो उलझ चुका था। अपना फोन उठाकर वो किसी को मैसेज करता है। हे भाभी की दोस्त, क्या कर रही हो? अमित अपने बेड पर लेटा हुआ कृति को मैसेज करता है। दरअसल आज कृति और उसने नंबर एक्सचेंज किया था, ध्वनि की वजह से। अब उसके पास कृति का नंबर आ चुका था। भजन कर रही हूँ, करना है? उधर से उसका रिप्लाई आया, वो भी इमोजी के साथ। उसका मैसेज पढ़कर अमित के होठों पर हल्की हंसी आ गई। हर वक्त आग का गोला बनकर ही घूमती है। यार, सीधा सा सवाल का सीधा सा जवाब दो ना। वो वापस मैसेज करता है। तुमने सीधा सा सवाल पूछा कहाँ है? घड़ी देखो, रात के 10 बज रहे हैं। इस वक्त सब क्या करते हैं? ऑफ कोर्स, मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी। ओह, तो तुम सोई नहीं थी ना? हाँ, मैं सो गई थी, और अभी मेरा भूत तुमसे बात कर रहा है। अमित उसका रिप्लाई पढ़कर हंस पड़ता है। ओह, लेकिन मुझे तो लगा था भूतनी है। तुम फीमेल थी ना? हे, तुम क्या फालतू की बकवास करने के लिए मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो? देखो, मुझे कल कॉलेज जाना है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप करने आऊँ? नहीं, बस मुझे सोने दो। ओके, गुड नाइट, कल बात करेंगे। तुम क्या मेरे फ्रेंड हो? मैं क्यों बात करूंगी तुमसे? तुम मेरी भाभी की दोस्त हो, तो मेरी भी दोस्त हुई ना। ये कौन सा लॉजिक है? अमित राजवंशी जो बोल दे वही लॉजिक है। देखो भाभी के देवर, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। ओके बाय डियर भाभी की दोस्त। उसके बाद कृति का कोई रिप्लाई ही नहीं आया। नाइट आई क्लब। आराम से इस वक्त विवेक के साथ बैठा हुआ था।
दोनों के सामने सबसे महंगी वाइन की बोतल खुली हुई थी। इतना सब हो गया और तू अब भी शांत है? अब तक तो तुझे उस नकुल को नर के दर्शन करवा देने चाहिए थे। विवेक वाइन की घूंट लेते हुए बोला। नहीं, जब तक मैं सब कुछ कंफर्म नहीं कर लेता तब तक नहीं। अच्छा, लेकिन भाभी के मामले में तो तू ऐसे माना जैसे वो तेरी सालों की दुश्मन हो और तू इसी पल का इंतजार कर रहा हो। विवेक भौहें उचकाकर पूछता है। क्योंकि उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं था, फिर बिलीव कैसा? लेकिन नकुल हमारा कॉलेज फ्रेंड है, आरास हमेशा वाले कोड लहजे में बोला। गलत, हमारा नहीं सिर्फ तेरा। मैंने उसे कभी अपना फ्रेंड माना ही नहीं। वो तो तेरी वजह से मुझे उसे झेलना पड़ता है। खैर, तेरी जैसी मर्जी। वैसे भी तू करेगा तो अपनी मन की ही। विवेक सर हिलाकर कहता है। ध्वनि सोफे पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसका बुखार अभी ठीक था, लेकिन पूरा दिन सोने के कारण अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नज़र खाली बेड पर गई। आराम डिनर करने के तुरंत बाद बाहर चला गया था। वो कुछ सोचते हुए उठकर बैठ गई। क्या मैं अभी थर्ड फ्लोर पर जाकर देखूं? सारे लोग अब तक सो चुके होंगे और ये जल्लाद भी अभी यहाँ नहीं है। यही सही मौका है। वो इस वक्त सफ़ेद प्लाजो कुर्ती में थी। अपना दुपट्टा गले में डालकर वो कमरे से निकल गई। ध्वनि सधे कदमों से थर्ड फ्लोर पर आगे बढ़ रही थी। पूरे विला में इस वक्त अंधेरा था, सिर्फ उसी फ्लोर को छोड़कर। वहाँ हर एक कोने में रोशनी मौजूद थी। वो फ्लोर भी बाकी के दो फ्लोर की तरह ही था। वहाँ भी कई सारे कमरे थे जो बंद पड़े हुए थे। वो आगे बढ़ती गई और गलियारे के अंत में उसे एक कमरा दिखा, जिसके गेट के नीचे से हल्की हल्की रोशनी बाहर दिख रही थी। वो रोशनी कोई लाइट की रोशनी नहीं थी, वो चांद की रोशनी थी जो उसे दिख रही थी। ध्वनि उसी कमरे के बाहर खड़ी थी। वो बार बार हाथ बढ़ाती और नीचे करती। तुझे ये करना ही होगा, वो खुद को इनकरेज करते हुए बोली और गहरी सांस लेकर दरवाजे को हैंडल से पकड़ हल्का सा पुश करती है। लकीली वो लॉक नहीं था और हल्का सा पुश करते ही ओपन हो गया। उसकी नज़र पूरे कमरे पर पड़ी। सफ़ेद और गुलाबी रंग के कॉम्बिनेशन से पूरी वॉल डेकोरेटेड थी, जिस पर हर तरफ राशि की तस्वीर ही लगी हुई थी। घर के हर एक सदस्य के साथ राशि की तस्वीर थी, जिससे पूरा रूम डेकोरेट था। वहाँ मौजूद हर एक चीज़ मॉडर्न और एक्सपेंसिव थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो स्पेशली किसी खास शख्स के लिए ही बनाई गई हैं। वहाँ रखा हर एक शोपीस काफ़ी क्यूट था। वहाँ हर जगह कई सारे फ्लावर भी छोटे से गमले में रखे हुए थे। ध्वनि पूरे कमरे को हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रही थी। उस कमरे के चार्म के कारण वो कुछ देर के लिए ये भी भूल गई कि वो आखिर यहाँ आई क्यों थी। पूरे कमरे को अपनी नज़रों से एक्सप्लोर करते हुए उसकी नज़र बेड की तरफ गई। वो बड़ा सा किंग साइज बेड ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजकुमारी का हो। सिर्फ वो बेड ही क्यों, वो पूरा का पूरा कमरा किसी राजकुमारी के कमरे की तरह सजा हुआ था। लेकिन उस बेड के चारों तरफ मशीनें रखी हुई थी। हर तरफ मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। उस बेड पर कौन है, ये देखने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ बेड की बगल में चेयर पर बैठी एक नर्स अपना सर बेड पर रखे सो रही थी। उसके सर से उस इंसान का चेहरा ढक रहा था। हालांकि ध्वनि समझ रही थी कि यहाँ जो भी है उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है। वो उस इंसान का चेहरा देखने के लिए डोर थोड़ा और ओपन करके अंदर कदम रखती है। उसकी नज़र जैसे ही बेड पर लेटे शख्स पर गई, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। चेहरा सफ़ेद पड़ गया और धड़कनें बढ़ सी गईं। राशि, वो बुदबुदाने के लिए मुंह तो खोलती है, लेकिन उसके मुंह से बस हवा निकल कर रह गई। यह आवाज़ उसके मन की थी, जो मन में ही रह गई। वो अपने कदम उस ओर बढ़ाती उससे पहले ही किसी ने झटके से उसे उसकी कलाई पकड़कर कमरे से बाहर किया। ऐसे अचानक किसी के खींचने से वो घबराहट में चिल्लाने को हुई, लेकिन शायद सामने वाले को इसका अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही उसे दीवार से लगाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ध्वनि की चीख उसके अंदर ही दब गई, लेकिन जैसी उसकी नज़र अपने सामने खड़े इंसान की गुस्से भरी लाल नज़रों से मिली, वैसे ही उसका दिल धक से रह गया। धड़कने, जिसे करीब पाकर हमेशा एक्सप्रेस की तरह तेज भागती थी, उसे देखकर आज वो मानो रुक सी गई। आराज गुस्से भरी लाल आंखों से उसे घूरते हुए खुद को कंट्रोल कर धीमी आवाज में कहता है, अपनी जुबान से एक शब्द भी मत निकालना। इतना कहकर वो उसके मुंह पर से हाथ हटाकर कमरे के अंदर एक नज़र डालता है और राशि को सुकून से सोया देखकर धीरे से गेट लॉक करता है। अब वो ध्वनि की तरफ देखता है, जो अभी भी हैरान, परेशान और सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। जहाँ राशि को देखते वक्त
आरांस के चेहरे के एक्सप्रेशन नर्म थे। अब वहीं धोनी को देखकर उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो वो अब उसकी जान ही ले लेगा। वो उसकी कलाई पर अपनी पकड़ जमाते हुए उसे वहां से खींचते हुए लेकर जाने लगा। धोनी को अपनी कलाई पर दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया हो। मिस्टर, डोंट ट्राई टू से एनीथिंग। ध्वनि ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, आराज की गुस्से भरी आवाज ने उसका मुंह वापस से बंद कर दिया। वो उसे खींचते हुए अपने कमरे में लाया और आगे करके एकदम से छोड़ दिया, जिससे ध्वनि लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। आराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गेट लॉक करके वापस पलटा। अब तक ध्वनि खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी थी। मिस्टर राजवंशी, आप शट अप। आराज की गुस्से भरी चीख ने वापस से ध्वनि की आवाज को दबा दिया। ध्वनि उसकी चीख सुनकर कांप गई। आराज अपनी आंखें बंद कर एक हाथ कमर पर टिका और दूसरे हाथ की एक उंगली से अपना माथा रब करते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए सख्त मगर धीमे लहजे में पूछता है, क्यों गई थी वहां? आप मेरी बात सुनिए। मैं ध्वनि मुश्किल से बोल ही रही थी कि आराज की गुस्से भरी आवाज ने उसे वापस चुप करा दिया। आराज अपनी आंखें खोलकर उसके दोनों बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते हुए चीख कर कहता है, मैंने पूछा क्यों गई थी वहां? मना किया था ना वहां जाने से। फिर तुम वहां क्यों गई? उसका गुस्सा इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। हाथों की नसें साफ दिख रही थी। आंखों में लाल रेसे उभर आए थे। चेहरे पर किसी को भी खत्म कर देने वाले एक्सप्रेशन ध्वनि को डरा रहे थे। लेकिन इस वक्त वो डरकर चुप रहने वाली स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। आराज की पकड़ से उसके बाजुओं में दर्द भी होने लगा था। वो अपने डर को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहती है, वो राशि राशि वहाँ क्यों है? क्या हुआ है उसके साथ? उसके सवाल को सुनकर आराज के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए। वो उसकी बाजुओं को झटके से छोड़ता है, जिससे ध्वनि दो कदम पीछे हो गई। आराज अफसोस भरी मुस्कुराहट लिए क्लेपिंग करते हुए कहता है, वाह, वैसे मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी एक्टर हो तुम। पहले आते ही अपनी भोली भाली शकल से दादी, दादू और बुआ को अपनी तरफ कर लिया। फिर अपनी इनोसेंट सी शकल से तुम मुझे लुभाने आई। मैं भी पागल तुम्हें अटेंशन देता चला गया और अब तुम उन सभी चीजों का फायदा उठाते हुए आज मेरी बहन को मारने चली गई। कितनी नीच और गिरी हुई लड़की हो तुम। और अब ये साबित करना चाहती हो कि तुम कुछ जानती ही नहीं। लास्ट तक आते आते उसका लहजा वापस से गुस्से भरा हो गया और चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसकी बात सुनकर ध्वनि अपनी बात रखते हुए कहती है, आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। मैं राशि को मारने क्यों जाऊंगी? कुछ सोचकर, एक मिनट, अभी क्या कहा आपने? बहन? आंखी बड़ी करके, मतलब राशि आपकी बहन है? अब एक और नया नाटक? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें नहीं पता कि राशि मेरी छोटी बहन है? ध्वनि नामे से हिलाते हुए हैरानी भरे लहजे में कहती है, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। राशि ने कभी हमें ये बात नहीं बताई। हमने कई बार उसके परिवार के बारे में पूछा और वो हर बार टालती गई। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि वो राजवंशी परिवार की बेटी है। वो जब भी आती नॉर्मल कपड़ों में आती, हमेशा हमारे साथ ऐसे रहती जैसे हम सब उसकी फैमिली हो। वो इतने बड़े परिवार की बेटी है, हमें नहीं पता था। आराज उसकी बात सुनकर दांत भींचकर कहता है, फिर झूठ? अरे और कितना झूठ बोलोगी? देखो, तुम्हारे झूठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सच मैं जानता हूँ। अब बेहतर यही होगा कि तुम अपने मुंह से सच बोलो। उसकी बात सुनकर धोनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे प्रूव करे। आपका सच क्या है? मैं सुनना चाहती हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या राय बनाई है। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं झूठी हूँ तो आपकी नज़रों में सच्चाई क्या है। ध्वनि उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, फाइन, तुम्हें मुझसे सब सुनना है तो यही सही। आरांस भी उसी तरह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो सुनो, सच्चाई यह है कि तुम्हारे भाई को जब पता चला कि मेरी बहन राजवंशी परिवार से है तो उसने पैसे ऐंठने के लिए मेरी इनोसेंट बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया। तुम लोगों ने मेरी बहन को फंसाकर पहले उसके पैसों पर ऐश किया और फिर जब मेरी बहन ने 3 महीने पहले तुम्हारे भाई से शादी के लिए पूछा तो उसने इनकार कर दिया और उसे छोड़ दिया, जिससे मेरी बहन टूट गई और उसी फ्लोर से नीचे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। वो तो फर्स्ट फ्लोर था और वो कार के ऊपर गिरी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन वो कोमा में जा चुकी है। पिछले 3 महीने से वो उस तरह बेड पर पड़ी हुई है। पूरा घर उसकी चहचहाहट से गूंजता था।
लेकिन सिर्फ तुम लोगों की वजह से वो बेजान सी लेटी हुई है। इसीलिए नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे परिवार से और खासकर तुम्हारे भाई से। उसी का बदला लेने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। जिस तरह से उसकी वजह से मेरी बहन की वो हालत है, उसी तरह मैं तुम्हें भी टॉर्चर करना चाहता था ताकि उसे भी दर्द हो। और वैसे भी मैं जानता था कि तुम ही उसकी सबसे करीब हो। आराज की आंखों में अब तक नमी आ चुकी थी। वहीं धोनी की आंखों से तो आंसुओं की धारा बह रही थी। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है। उस दिन उसने राशि का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। वो तो पिछले 3 महीनों से राशि को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसके एग्जाम थे, लेकिन राशि के गम में इस कदर डूबा था कि उसे इस बात का ख्याल भी नहीं था। कहाँ कहाँ नहीं भटका है वो राशि के लिए। और आप कहते हैं कि उसने फायदा उठाया। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि यह सब झूठ है? आरांस उसे जलती निगाहों से घूरते हुए बोला। ध्वनि अपना सर रामे हिलाकर कहती है, बिल्कुल, आपने जो कहा उसमें आधा सच और आधा झूठ मिला हुआ है। ओके, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? आरांस अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोला। उसकी बात पर ध्वनि शांत हो गई, क्योंकि उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। उसको शांत देखकर आरांस तंजिया लहजे में कहता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो? नहीं है ना कोई प्रूफ? हाँ, नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सही हैं। मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए राशि उसकी जिंदगी है। वो रात रात भर राशि के ख्यालों में खोया रहता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। मैं आपको प्रूफ दूंगी, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा? आरस कोड लहजे में भौहें उचकाते हुए पूछता है। उसके लहजे पर ध्वनि गुस्से से चीखते हुए कहती है, ये कोई खेल नहीं है मिस्टर राजवंशी। कईयों की जिंदगी का सवाल है। सभी की जिंदगी उलझ कर रह जाएगी। आरस उसका लहजा सुनकर उसे घूरता है। कुछ पल सोचकर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, टाइम चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, 30 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपनी बात प्रूव कर दी तो तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं प्रूव कर पाई तो तुम्हें पूरी जिंदगी यहाँ मेरी कैद में बिताना होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा मैं। ध्वनि आंखों में विश्वास और लहजे में दृढ़ता के साथ कहती है, मंजूर है, लेकिन मुझे आपकी कैद से 30 दिनों के लिए आज़ादी चाहिए। तभी तो मैं सबूत इकट्ठा कर पाऊंगी। ओके, 30 दिनों के लिए तुम आज़ाद हो, लेकिन उसके बाद या तो तुम हमेशा के लिए आज़ाद होगी या फिर हमेशा के लिए मेरी कैद में। लेकिन याद रखना, तुम राशि के कमरे में पैर भी नहीं रखोगी। उसके करीब नहीं जाओगी तुम। आरास उसको वार्न करते हुए बोला। ठीक है, ध्वनि से हिलाकर कहती है। ध्वनि और आरास एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में प्यार नहीं, तकरार था। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। आरास इतना कहकर वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इस तरफ ध्वनि सोफे पर लेटकर आज के दिन के बारे में सोचने लगी। आरास ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ा था, शायद अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आज का दिन बहुत भारी था उसके लिए। आज उसने ध्वनि को 30 दिनों की आज़ादी दी थी, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए। हाँ, वो इन दिनों उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा आवाज़ आती थी कि वो ऐसी नहीं है। अपने दिल को झुठलाते हुए वो अपने दिमाग की सुन तो लेता था, लेकिन उसको वो सुकून नहीं मिलता था जो उसे लगा था कि मिलेगा। ध्वनि को टॉर्चर करके वो खुद भी बेचैन रहता था। आज रचना जी की बातों ने उसे एहसास करवाया कि शायद ध्वनि सही हो सकती है, क्योंकि एक बात जो रचना जी ने कही थी वो बिल्कुल सही थी कि राशि सुसाइड जैसी हरकत कभी नहीं कर सकती। उसे याद था कि एक दिन राशि ने न्यूज़पेपर में जब किसी लड़की की सुसाइड की बात सुनी थी तो वो किस तरह भड़की थी। फ्लैशबैक। आराम सेकंड फ्लोर पर स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। अमित उसके सामने अपने कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। जब राशि हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े धड़धड़ाते हुए अंदर आई। वो न्यूज़पेपर दोनों के बीच टेबल पर पटकते हुए गुस्से में कहती है, क्या है ये? आराम और अमित चौंक कर न्यूज़पेपर को, फिर एक दूसरे को और उसके बाद एक साथ राशि को देखते हैं। क्या है? वो दोनों एक साथ सवालिया लहजे में बोले। यही तो मैं पूछ रही हूँ भाई, ये आपके राज्य में हो क्या रहा है? राशि आरांस को घूरते हुए बोली। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनो, क्या हो रहा है? वो आईब्रोज रेंज करते हुए पेपर उठाकर उस पर नजर डालता है। ये क्या है? अमित आरांस के हाथ से वो पेपर छीनकर उसकी हेडलाइन पढ़ता है। प्यार में धोखा खाने के बाद लड़की ने किया सुसाइड।
हैरानी से। कैसे कैसे बेवकूफ लोग रहते हैं, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना। आरांस राशि को देखते हुए कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए पूछता है, भाई आप ही तो कहते हैं ये पूरा मुंबई आपका है, इस पर आपका राज चलता है, फिर ऐसा कैसे हुआ? ऐसे पागल लोग क्यों हैं यहाँ? राशि गुस्से से भरी हुई थी। अब इसमें मैं क्या करूं? इन पागल लोगों पर बहस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी जिनको खुद की लाइफ की इम्पोर्टेंस ना हो, उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। तुम्हें सब फालतू बातें पड़ती ही क्यों हो? आरांस लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, मुझे ना इन जैसी लड़कियों पर बहुत गुस्सा आता है। इन्हीं सब की वजह से लड़कियां वीक प्रूफ होती हैं। मुझे तो लड़के से ज्यादा गुस्सा लड़की पर आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि उसको कूट कूट कर कचूमर बना दूं। कोई कैसे सुसाइड कर सकता है? मुझे ना उसकी फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा है। राशि पेपर में लगी लड़की की फोटो घूरते हुए बोली, आई नो, बट हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। ऐसी न्यूज आए दिन आती रहती हैं। अब सब मेरी बार्बी डॉल की तरह समझदार तो नहीं हो सकते ना। मेरी बहन तो दुनिया में एक ही है, इसलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। आरांस मुस्कुराहट लिए राशि को कहता है, ए चल चुईया, मैं चलकर तेरा मूड ठीक करता हूँ। अमित उसके उतरे चेहरे को देखकर गले में बांह डालकर उसे बाहर लेकर जाते हुए बोला। उन दोनों के जाने के बाद आराम से एक नज़र न्यूज़पेपर पर डालता है। उसके बाद किसी को कॉल करके सख्त लहजे में कहता है, अब से घर में न्यूज़पेपर नहीं आएगा। फ्लैशबैक एंड। आरांस को वो दिन याद आता है तो और फंसा जाता है। राशि सुसाइड वाली बात पर कितना गुस्सा हुई थी, फिर वो खुद इतना बुरा काम क्यों करेगी? इसलिए रचना जी की बातों में सच्चाई महसूस करते हुए उसने धोनी को मौका दिया। यह सब सोचते हुए आरांस ने टॉवल लपेटा और बाहर आया। उसकी नज़र सोफे पर सोती हुई धोनी पर गई, जिसके चेहरे पर आज भी बेचैनी झलक रही थी। वो गहरी सांस लेकर क्लोजेट रूम में चला गया। अगली सुबह अगली सुबह आरांस और अमित जिम में पसीना बहा रहे थे, तभी हमेशा की तरह दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन। धोनी दो बोतलों के साथ अंदर आई। गुड मॉर्निंग भाभी। अमित धोनी को देखकर लंबी सी मुस्कुराहट पास करता है। गुड मॉर्निंग। धोनी भी मुस्कुराकर जवाब देती है। अमित उसके हाथ से दोनों बोतल लेकर पूछता है, बाय द वे आपकी तबीयत कैसी है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरांस ट्रेडमिल पर भाग जरूर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उन दोनों पर ही था। वो तिरछी नजरों से धोनी की मुस्कुराहट देखते हुए उसे घूरता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रुको। आरांस की सख्त आवाज आई। अमित और धोनी दोनों उस तरफ देखते हैं। ट्रेडमिल के नीचे आकर वो अपना तौलिया उसकी तरफ फेंकता है। धोनी झट से कैच करके उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। क्या देख क्या रही हो? अपना काम करो। आरांस भगों से कोड़ते हुए बोला। धोनी को उस दिन की बात याद आई। वो मन मारकर आरांस के पीछे जाकर उसके पसीने को पोंछने लगती है। अमित अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ओके मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद ध्वनि उसके सामने आकर घूरते हुए कहती है, आपने कल रात ही कहा था कि 30 दिनों तक मैं आपकी कैसे आज़ाद हूँ, फिर इन सब कामों का क्या मतलब? कैसे आज़ाद हो बीबी, काम से नहीं। वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आप। वो खींचकर वापस पीछे जाकर अपना काम करने लगी। इधर आरांस बिनिग स्माइल कर रहा था। AR इंडस्ट्री। आरांस तूने मुझे मेरी पोस्ट से हटाया क्यों? नकुल आरांस के केबिन में खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। आरांस सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, हटाया नहीं प्रमोट किया है। आफ्टर ऑल तुम काफ़ी टाइम से यहाँ उस पोस्ट पर काम कर रहे हो। तुम्हारे काम को देखते हुए तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दी गई है। क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौन सा वर्कर अपने प्रमोशन से खुश नहीं होगा? नकुल ये सोचकर हड़बड़ा गया कि कहीं आरांस को उस पर शक न हो जाए। तो फिर कांग्रेचुलेशंस, अब तुम डे शिफ्ट के मैनेजर हो। तुम अपने केबिन में जा सकते हो। अब तो तुम्हारे पास अपना खुद का केबिन भी है। हाँ। नकुल सिर हिलाकर निकल गया। उसके जाने के बाद आरांस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हुए। ध्वनि गार्डन में खरगोश को पकड़कर बैठी थी। वो किसी सोच में गुम थी। जब रचना जी उसके पास आई, क्या कर रही हैं आप यहाँ? ध्वनि चौंक कर उनकी तरफ देखती है, फिर सिर हिलाकर कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ करने को कुछ है ही कहाँ। हाँ, वो सर हिलाकर बोली। फिर उनकी नज़र ध्वनि के हाथ में छोटे से खरगोश पर गई। यह खरगोश राशि का है। राशि? ध्वनि चौंक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि रचना जी उसके सामने राशि का नाम लेंगी। अंश ने आज सुबह ही मुझे सब बता दिया है। 30 दिन है आपके पास।
जहाँ तक मुझे पता है, जब तक आराज को थोड़ा भी भरोसा ना हो, तब तक वो किसी को मौका नहीं देता। लेकिन उसने आपको ये मौका दिया है, इसका मतलब भरोसा तो उसे आप पर है, लेकिन आपको अब खुद को साबित भी करना है। हमें उम्मीद है आप हम सबको निराश नहीं करेंगी। जहाँ भी जरूरत पड़े अंश आपकी मदद करेगा। रचना जी ध्वनि को आश्वासन देते हुए बोली। ध्वनि सांस भरते हुए कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रचना जी एक नज़र उसे देखकर वहां से चली गई। बोल तो दिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? कृति से बात हो जाती तो कुछ समझ आता, लेकिन अमित भी ऑफिस में होगा। ध्वनि निराशा में सर हिला देती है। नाइट आई क्लब। नकुल और नताशा हमेशा की तरह क्लब में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। नताशा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो गुस्से में 5-6 शॉट लगा चुकी थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अब हम पैसे कैसे निकालेंगे? नताशा गुस्से में पूरी की पूरी वाइन की बोतल मुंह से लगा लेती है, लेकिन वहीं नकुल के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। उसका चेहरा एकदम शांत था। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो उसने हमारी मदद ही की है। वो वाइन का गिलास मुंह से लगाते हुए बोला। कैसे? नताशा उलझी निगाह उस पर डालती है। जब मैं पहले वाले पोजीशन पर था, तब प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उसके सिग्नेचर लेना मुश्किल था। लेकिन अब क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, तो हर वक्त किसी न किसी फाइल पर उसके सिग्नेचर लेने जाऊंगा और उन्हीं में कई प्रॉपर्टी के पेपर्स भी डाल दूंगा। इस वक्त नकुल के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसकी बात सुनकर नताशा के होठों पर भी वही मुस्कुराहट कायम हुई। यू आर जीनियस। वैसे भाई, एक बात समझ नहीं आई, आखिर अचानक उसने आपका प्रमोशन क्यों किया? क्योंकि शायद उसे मुझ पर शक हो गया है। नकुल बड़े आराम से बोला। व्हाट? नताशा उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गई। अब क्या होगा भाई? मेरी शादी यार से होगी ना? उसकी आवाज में घबराहट महसूस करके नकुल हंसकर कहता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसे मुझ पर शक हुआ भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसे जब तक मेरे प्लान के बारे में पता चलेगा, तब तक तो हम कामयाब हो चुके होंगे। तेरा भाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आखिर एशिया के टॉप 5 में आने वाले बिजनेसमैन को चूना लगाया है। कोई ऐसा वैसा प्लान थोड़ी बनाया है। इतना बड़ा जाल बुना है कि वो चाह कर भी पूरी जिंदगी उससे बाहर नहीं आ पाएगा। तू टेंशन ना ले। उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी और तेरी शादी भी उसी से होगी। उसकी बात सुनकर नताशा को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसकी आगे की बात सुनकर वो वापस उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। लेकिन यह सब पूरी तरह तुम पर डिपेंड है। नकुल उसे देखते हुए बोला। वो कैसे भाई? प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी मेरी, जो मैं उसे साइन करवा ही लूंगा। लेकिन अगर उससे शादी करनी है तो तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। मैं समझी नहीं। नकुल से रिलाकर उससे कुछ कहता है, जिसे सुनकर नताशा की आंखों में चमक आ जाती है। वाह भाई, क्या प्लान है। वैसे मानना पड़ेगा, आपके सातिर दिमाग का कोई तोड़ नहीं है। 100 कमीने मरे तब आपका जन्म हुआ होगा। नताशा शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली। उसकी बात सुनकर नकुल के होठों पर भी घिनौनी हंसी आ गई। इस तरफ ध्वनि आज काफी दिनों के बाद सबके साथ बैठकर डिनर कर रही थी। तभी अभिषेक जी सबसे कहते हैं, हमने सोचा है कल केशव को पूरे परिवार सहित डिनर पर बुला लें। आप सब क्या कहते हैं? अब घर में सब लोग अभिषेक जी की तरफ ही देख रहे थे। शिवानी जी सिरलाते हुए कहती हैं, हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अचानक से क्यों? बाकी के सदस्य भी यही जानना चाहते थे। अभिषेक जी ध्वनि और आरास को देखते हुए कहते हैं, हमारे पोते की शादी हुई है। अब हम अभी रिसेप्शन तो रख नहीं सकते, लेकिन जब वो लोग जानते ही हैं तो उनको खाने पर बुलाना हमारा फर्ज बनता है। अब सबकी नजर ध्वनि और आरास पर थी, जिससे सब चाहते हुए वो अपनी नजर नीचे कर लेती है। लेकिन पापा जी, ये शादी हमेशा के लिए थोड़ी ना है। शिवानी जी माथे पर सिकन लिए बोली, क्योंकि ध्वनि में उन्हें अपनी बेटी की गुनाहगार दिखती थी, इसलिए किसी भी कीमत पर वो उसे अपनी बहू तो नहीं मानने वाली थी। हमेशा के लिए है या नहीं, ये आप तय नहीं करेंगी भाभी। ये उन्हीं को तय करने दीजिए जिनका रिश्ता है। रचना जी बिना उनकी तरफ देखे बोली। कामनी जी मन ही मन हैरानी से कहती हैं, अरे वाह, दीदी ने पहली बार भाभी से ऐसी बात की। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है दीदी की गुड बुक में शामिल होने का, कुछ सोचकर। लेकिन इसके लिए मुझे इस लड़की ध्वनि को देखकर की साइड लेनी होगी। कोई बात नहीं, कभी कभी दुश्मन की तारीफ कर देना बेहतर होता है। ऐसा सोचकर वो शिवानी जी की तरफ देखकर कहती हैं, भाभी दीदी सही कह रही हैं। अब शादी तो हो ही गई है, तो झुटलाने से कोई फायदा नहीं है।
वैसे भी उन्हें क्या करना है, वो खुद बाद में भी देख लेंगे, लेकिन हम ऐसे रिश्तेदारों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं ना। आज उनकी समझदारी वाली बात सुनकर वहां मौजूद सब दंग रह गए। रंजीत जी और अमित हैरानी से मुंह खोले उन्हें ही देख रहे थे। वहीं सबका ऐसा रिएक्शन पाकर ऑकवर्ड फील करते हुए वो कहती हैं, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, आज पहली बार आपने कोई ढंग की बात की है, अनीता जी सर हिलाकर बोली। वाह मॉम, आज तो आपने मेरा दिल ही जीत लिया, अमित दांत दिखाते हुए कहता है। कामनी जबरदस्ती की स्माइल करते हुए वापस खाने पर फोकस करती हैं। तो यह तय रहा कि कल हम उन्हें डिनर पर बुला रहे हैं। अभिषेक जी सबकी तरफ देखते हुए बोले। जैसी आपकी मर्जी, शिवानी जी सिर हिलाकर बोली। वो अपने बड़ों के खिलाफ कभी नहीं जाती थी, लेकिन ध्वनि को देखते हुए उन्होंने मन ही मन एक बात जो सोच ली थी, वो थी आरांस की दूसरी शादी, वो भी जल्द से जल्द। क्योंकि वो आरांस को ध्वनि की तरफ नरम पड़ते हुए देख चुकी थी, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने कल ही नताशा से बात करने का सोचा। अभी डिनर करके कमरे में आया ही था कि उसका फ़ोन बजा। भाभी की दोस्त। उसने फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। हेलो, कैसी हो? वो फ़ोन कान पर लगाकर बेड पर लेटते हुए पूछता है। अच्छी हूँ, ध्वनि को फ़ोन दो। उसकी बात सुनकर वो मुंह बनाकर बोला, क्या किसी ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया है? ना हेलो ना हाय, सीधा टाटा बाय बाय। देखो, ऐसा है, मैनर्स की बात तुम ना करो। मैनर्स मैं उन्हीं को दिखाती हूँ जिसे दिखाना चाहती हूँ। तुम चुपचाप मेरी दोस्त को फ़ोन दो। कृति इतराते हुए बोली। ये क्या बात हुई? मेरे पास कॉल किया और कुछ बात किए बिना ही कबूतरों वाला काम सौंप दिया। अमित मुंह लटकाकर बोला। ओह, देखा, मुझे पहले ही पता था कि तुम प्राचीन काल के मानव हो। देखो, मैं बताती हूँ, कबूतरों की सर्विस कब की एंशियंट हो चुकी है। कबूतरों के बाद राजा के सैनिक लेटर पहुंचाने का काम करने लगे, और उसके बाद पोस्टमैन, और अब सोशल मीडिया। लेकिन तुम तो अब तक वहीं अटके पड़े हो। तब तो तुम मेरे दादा के परदादा और भी न जाने कितने परदादाओं के जमाने के हो। मैं इतने बुजुर्ग लोगों से बात नहीं करती, समझे तुम? कृति लगभग 5 मिनट लगातार बोलकर शांत हुई। अमित आंखें बड़ी किए हुए कहता है, तो जितना बुजुर्ग तुमने मुझे बनाया है ना, उतने में मेरे 100 जन्म आ जाएंगे। मैं इसी मॉडर्न जमाने का मॉडर्न लड़का हूँ। अच्छा है, तो चलो मॉडर्न जमाने वाली स्पीड दिखाओ और फोन मेरी ध्वनि तक पहुंचाओ। कृति मुस्कुराकर बोली। लेकिन क्या फायदा, हमारे अमित बाबू उसकी मुस्कुराहट नहीं देख पाए ना। अमित बाहर जाते हुए बोला। देता हूँ। भाभी, कहाँ हो आप? अमित आरास का रूम खुला देखकर सीधे अंदर घुस गया। उसकी आवाज सुनकर ध्वनि बालकनी से अंदर आई। अमित अपना फोन बढ़ाते हुए कहता है, भाभी, ये लीजिए, आपकी फ्रेंड का कॉल आया है। ध्वनि तुरंत फोन पकड़ लेती है। आखिर सुबह सुबह इसी कॉल का तो इंतजार कर रही थी। आज तक इतनी बेसब्री से इंतजार कभी उसने अपने रिजल्ट तक का नहीं किया था। कैसी है तू? ध्वनि फोन कान के पास लेकर बोली। अरे वो सब छोड़, तूने वो किया जो करने वाली थी? कृति सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछती है। ध्वनि एक नज़र अपने सामने खड़े मुस्कुराते हुए अमित को देखकर कहती है, हमें कुछ पर्सनल बात करनी है तो? हाँ हाँ, मैं जाता हूँ ना, आप बात कीजिए। अमित उसकी बात समझकर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला। अमित दरवाजे तक पहुंचकर एक बार पीछे पलटता है। ध्वनि अब भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अमित भी जबरदस्ती स्माइल करते हुए आखिरकार बाहर चला ही गया। ध्वनि झट से गेट लॉक करके बेड पर आकर बैठती है। इधर अमित मायूसी से बंद गेट को देख रहा था। अब ध्वनि को वो कैसे बताए कि उसे कृति से बात करनी है। इस तरफ अंदर ध्वनि अब फ्री होकर बात कर रही थी। उसने कल की सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर कृति दंग रह गई। क्या कह रही है तू? राशि इतनी बुरी कंडीशन में है? कृति शॉक्ड थी। हाँ यार, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कुछ तो छूट रहा है सबसे। इन सब के बीच कोई ऐसा है जो किसी को दिख नहीं रहा है। ध्वनि गंभीर लहजे में बोली। क्या ये बात धीर को पता होनी चाहिए? कृति इस वक्त एंजाइटी जैसा फील कर रही थी। पागल हो गई है क्या? धीर को अगर राशि की हालत का पता चला तो वो मर ही जाएगा। कैसे संभाला है मैंने उस वक्त उसे, मैं ही जानती हूँ। उसे राशि के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे इन सब से दूर ही रखना है। ध्वनि कृति पर बिफरते हुए बोली। जिस वक्त राशि अचानक से गायब हो गई थी, उस वक्त धीर की हालत बहुत खराब हो गई थी। हर वक्त कमरे में बंद रहना, खाना भी ढंग से ना खाना, बस हर वक्त राशि को ढूंढना। इन सबसे बड़ी मुश्किल से
ध्वनि ने उसे समझाकर निकाला था। इसलिए अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे धीर पर थोड़ा भी इफेक्ट पड़े, क्योंकि वो जानती थी कि सच जानने के बाद वो राशि के पास रहना चाहेगा, और यहाँ तो उसे राशि को देखने तक नहीं दिया जा रहा, तो धीर को कैसे कोई मिलने देगा। ध्वनि की बात सुनकर कृति भी हामी भरती है। वो भी अनजान नहीं थी धीर की हालत से। अच्छा ठीक है, धीर को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल अब आगे का सुन। तू अब बाहर आ सकती है, राइट? वो उससे पूछते हुए बोली। हाँ, ध्वनि भी हामी भरती है। कल मैं तुझे लेने आती हूँ। फिर सबसे पहले हम उस होटल में चलेंगे जहाँ ये सब हुआ है। कृति अपना प्लान बताते हुए बोली, जिस पर ध्वनि पानी फेरते हुए कहती है, नहीं यार, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले भी तो हम राशि को ढूंढने के लिए वहीं गए थे ना, लेकिन वहां से सब गायब है। उसकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। कृति भी मायूसी भरे लहजे में कहती है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। उसके अलावा हमें बस राशि से ही सच पता चल सकता है, लेकिन वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। कृति, अगर 30 दिनों में कुछ पता नहीं चला तो सब खत्म हो जाएगा। घबराहट उसके लहजे में साफ समझ आ रही थी, जिसे महसूस करके कृति पहले खुद के लहजे को मजबूत करते हुए कहती है, देख तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल आती हूँ, उसके बाद हम पहले महादेव का आशीर्वाद लेने मंदिर चलेंगे, फिर आगे का कुछ सोचते हैं। हाँ ओके, मैं तैयार रहूंगी। ध्वनि को उसकी बात सही लगी, क्योंकि अब इकलौते महादेव ही उनका सहारा थे। वैसे तो तेरा पति कहाँ है अभी? कृति बात बदलने के इरादे से बोली, क्योंकि वो ध्वनि की टेंशन को भांप चुकी थी। स्टडी रूम में अपना काम कर रहे होंगे, वो बेमन से बोली। वैसे एक बात बोलूं क्या? तू नाराज मत होना। कृति कुछ सोचते हुए बोली। हाँ बोल, आज तक तुझसे नाराज हुई हूँ मैं? मुझे ना अब जीजू की कोई गलती नहीं लगती है। वो ठहरते हुए बोली। मतलब उनकी रूडनेस जायज है। उसकी बात सुनकर ध्वनि भौहें उचकाकर बोली, अच्छा तेरा पति से सीधा जीजू, काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तूने तो बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली। कृति तुरंत अपने आप को जस्टिफाई करते हुए बोली, नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि उन्होंने जो भी किया अपनी बहन के लिए ही तो किया। उनको गलत फहमी है कि धीर ने राशि के साथ ऐसा किया है। सच्चाई तो उन्हें भी पता नहीं है ना। जाहिर सी बात है, जब कोई भाई अपनी बहन की ऐसी हालत देखेगा तो ऐसा ही तो रिएक्ट करेगा। अगर जीजू की जगह मेरे भैया होते तो अब तक वो इंसान इस दुनिया में नहीं दिखता। ध्वनि सर हिलाकर गहरी सांस लेकर कहती है, जानती हूँ, लेकिन वो ऐसे ही किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, बात खत्म करने के दरकार से। अच्छा चल, अब तू सो जा, कल मिलते हैं। हाँ बाय, गुड नाइट। कृति भी समझ गई कि शायद ध्वनि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ध्वनि गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। तभी दरवाजे पर अमित की आवाज आई। भाभी, बात हो गई क्या? ध्वनि दरवाजा खोलकर फोन उसके आगे करते हुए मुस्कुराकर कहती है, हो गई, थैंक्स। अमित फोन लेकर देखता है, कॉल कट चुका था, जिसे देखकर उसका मुंह लटक गया, लेकिन ध्वनि के सामने बेमन से मुस्कुराते हुए सर हिला देता है। क्या हो रहा है यहाँ? आराज की कोल्ड वॉइस उन दोनों के कानों में पड़ी। उसकी नजर एक साथ उस दिशा की तरफ घूमी जहाँ आराज दोनों हाथ फोल्ड किए खड़ा था। अमित दांत दिखाते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस भाभी से बात करने आया था। तो हो गई ना बात? आराज की घूरती नजरें अमित पर थीं। उसकी नजर खुद पर देखकर अमित हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ हो गई ना, ध्वनि की तरफ देखकर। भाभी मैं चलता हूँ, गुड नाइट। इससे पहले कि वो उसकी बात का जवाब देती, अमित वहां से भाग चुका था। वो आरांस को बिना देखे ही वापस अंदर चली गई। वहीं ध्वनि के इग्नोर करने पर उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो तुरंत अंदर गया। ध्वनि अपने बालों में कंघी कर रही थी। वो यहाँ क्यों आया था? आरांस बेड पर बैठते हुए बोला। ध्वनि के हाथ कुछ देर के लिए ठहरे। वो शांत स्वर में कहती है, कहा तो उसने बात करने आया था। और उसे तुमसे क्या बात करनी थी? आरांस उसको तिरछी नजरों से देखते हुए बोला। वो मैं आपको क्यों बताऊं, वो हम दोनों के बीच की बात है। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। बीच की बात? वो खुद में बुदबुदाया, फिर अपनी कटीली निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, मेरे रूम में आना किसी को अलाउड नहीं है। लेकिन वो आपका भाई है। वो सोचकर, ठीक है, फिर मैं ही उसके रूम में बात करने चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आरांस की नजरें सर्द हुईं। अगर गलती से किसी दिन मैंने तुम्हें उसके रूम में देख लिया तो इसकी सजा उसे मिलेगी ऑफिस में। आप मुझ पर ऐसे रोक नहीं लगा सकते।
अब क्या मैं उससे बात भी नहीं कर सकती? ध्वनि भी उसे घूरते हुए बोली। तुम चाहे जो समझो, लेकिन ना तुम उसके रूम में जाओगी और ना ही वो इस रूम में आएगा। ऑर्डर देकर वो तुरंत चादर ओढ़कर लेट गया। ध्वनि हैरान परेशान उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आरांस को हुआ क्या। सुबह के 10 बज रहे थे। सभी लोग हमेशा की तरह ऑफिस गए हुए थे। इस वक्त राजबंसी विला में सिर्फ रचना जी, अनीता जी, कामनी जी और ध्वनि मौजूद थे। ध्वनि तो पहले से ही रेडी होकर हॉल में ही बैठी कृति का इंतजार कर रही थी। उसने अनीता जी से बाहर जाने की परमिशन भी ले ली थी। अनीता जी, रचना जी, अभिषेक जी और सरला जी को आरांस और ध्वनि के बीच लगी 30 दिनों की शर्त का पता था, लेकिन उनके अलावा और किसी को इस बारे में थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। कुछ देर बीते होंगे कि कृति अंदर आई। हॉल में ध्वनि के अलावा कोई नहीं था। उसे देखते ही ध्वनि उसके करीब आई। कृति की नज़र पहले ध्वनि पर और फिर थर्ड फ्लोर पर गई। क्या मैं राशि से नहीं मिल सकती? ध्वनि तुरंत नामे से रिलाकर कहती है, मैं नहीं मिल सकती तो तू कैसे मिलेगी? हाँ, चलते हैं। कृति ध्वनि का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाते हुए बोली। ध्वनि और कृति दोनों कृति के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गए। उनके जाते ही सिक्योरिटी गार्ड किसी को कॉल करके कहता है, बॉस, मैडम अभी अभी अपने दोस्त के साथ बाहर गई हैं। इस तरफ ध्वनि आज पूरे 15 दिन बाद बाहर आई थी। आज इतने दिनों बाद मिली आज़ादी के कारण उसके होठों पर से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत खुश है ना? कृति स्कूटर ड्राइव करते हुए मिरर से ध्वनि की मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। ध्वनि लंबी गहरी सांस लेती है, मानो उस आज़ाद हवा को खुद में महसूस करना चाहती हो। हाँ, आज पता चला आज़ादी का मतलब। कई दिनों बाद कैसे आज़ाद होकर शांति सी मिल रही है, कुछ सोचकर। लेकिन डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ये कैद मेरी नियति ना बन जाए। उसकी आवाज़ में एक बार फिर गहरी उदासी झलक आई, जिसे महसूस करके कृति उससे कहती है, तू टेंशन मत ले, विश्वास रख अपने महादेव पर। हम जा रहे हैं ना उनके पास, देख लेना वो हमारी मदद जरूर करेंगे। पता है, कल अब्बा से बात किया था मैंने। ध्वनि चौंक कर कहती है, तूने उन्हें सब बता दिया? वो सरनामे हिलाकर बोली, अरे नहीं, मैंने बस इतना बताया कि तू बहुत बड़ी मुसीबत में है और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तब मेरी अम्मा ने कहा कि महादेव सबकी मदद करते हैं, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। ये जो सब हो रहा है वो उनकी ही मर्जी से है, और आगे भी जो होगा वो भी उनकी ही मर्जी होगी। कुछ पल ठहर कर, इसलिए तू ज्यादा मत सोच। हाँ, ध्वनि सांसी बोली। लगभग आधे घंटे का सफर तय करके वो लोग गौरी शंकर मंदिर में काल्पनिक नाम पहुंचे। ये वही मंदिर था जहाँ ध्वनि की शादी हुई थी। ये वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव को पुकारते हैं, महादेव उनकी अर्जी स्वीकार करके उसे किसी न किसी रूप में आशीर्वाद जरूर देते हैं। कृति और ध्वनि अंदर आए। वहाँ पहले से काफी लोग महादेव से अपनी अर्जी लगाने आए थे, इस विश्वास के साथ कि शायद उनकी अर्जी सुन ली जाए। ध्वनि और कृति उस भीड़ में सबसे पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। उन लोगों को बड़ी सी गौरी शंकर की मूर्ति वहां से भी दिख रही थी, इसलिए वो भीड़ में आगे जाने के बजाय वहीं से अपनी अरदास करते हैं। हे महादेव, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या करूं? मुझे नहीं पता दोषी कौन है, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। इस पर पूरा विश्वास है। जिसने गलती की वो खुशी से आज़ाद घूम रहा है, और यहाँ हमारी मासूम राशि और मेरा पूरा परिवार खतरे में है। आप राशि की कंडीशन अच्छे से जानते हैं। उसके सिवा हमें कोई सच बता भी नहीं सकता, क्योंकि गुनाहगार कौन है यह उसे ही पता है। हमारे पास ना ही राशि के अलावा कोई सबूत है और ना ही सबूत तक पहुंचने का रास्ता। जिस भी इंसान ने राशि के साथ ऐसा किया है वो बहुत शातिर है। उसने पहले ही सब सबूत गायब कर दिए हैं। हम लोग भी कोई एजेंट नहीं है, एक सिंपल से मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अब हम कैसे सबूत इकट्ठा करें? महादेव, हमारी मदद कीजिए। अब आपके सहारे के सिवा मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी। अगर मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई तो मेरा परिवार बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाएगा। ना मेरा ना ही उन सब का, इन सब में कोई दोष है। हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए। ध्वनि की बंद आंखों की कोरों से
कुछ बूंद आंसू टपके, जिसे देखकर कृति मायूसी से हाथ जोड़कर महादेव की तरफ देखकर मन ही मन कहती है, आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते हैं ना। ये सब आपका ही किया धरा है, मैं सब जानती हूँ। कुछ पल ठहर कर, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इस वक्त ध्वनि की तरफ इशारा करके ने बहुत तकलीफें सही हैं, अपने सपनों को छोड़कर अपने अपनों को बेहतर जिंदगी दी है। जब से मैं इससे मिली हूँ सिर्फ लड़ते देखा है, आज तक लड़ रही है। आप जानते हैं ना कि अगर राशि ठीक नहीं हुई तो आपकी भक्त की जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्या आपको इस पर तरस नहीं आ रहा? देखिए उसे, वो रो भी नहीं पा रही है। आपको हमारी मदद करनी होगी। हम यहाँ आ गए हैं तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। दोनों आंखें बंद किए उस भीड़ में कहीं खड़े थे। किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था। वो दोनों सबके लिए उस भीड़ का ही हिस्सा थे, लेकिन महादेव के लिए वो सबसे अलग थे। जहाँ सभी लोग अपनी प्रार्थना लेकर आगे जाने की होड़ में लोगों को धक्का देकर गिराकर वहां पहुंच रहे थे, वहीं वो दोनों सबसे पीछे शांति से आंखें बंद किए अपनी प्रार्थना वहीं से सुना रही थी। वहीं लोग बूढ़ों को बच्चों को धक्का देते हुए आगे जाकर खड़े अपनी प्रार्थना सुना रहे थे कि आगे जाकर उनकी प्रार्थना भगवान तक जल्दी पहुंचेगी। वो शायद ये भूल गए थे कि इसे भक्ति नहीं राजनीति कहते हैं, और भगवान के द्वार में राजनीति का नहीं भक्ति का मोल है। एक दूसरे को गिराकर आगे पहुंचना राजनीति है, और अपने इष्ट देव को मन से पुकारना भक्ति। दोनों लड़कियां आंखें बंद कर अपने महादेव को याद कर रही थी। एक अपने परिवार की सलामती और खुशी चाहती थी, तो दूसरी अपनी दोस्त की खुशी। दोनों का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, थी तो केवल प्रेम की भावना, जिसके आगे शायद आज भी हमेशा की तरह महादेव झुक गए। मौसम अचानक बदला, महादेव मुस्कुराए और जोर की हवा चली, ऐसी आंधी जिसने गौरी शंकर की मूर्ति पर पड़ी लाल चुनरी अपने में समेट ली। वो मूर्ति पर से उड़ते हुए हवा के साथ आगे बढ़ी। वहां आगे खड़े खुद को भक्त कहने वाले लोग उस चुनरी को देखते रहे कि शायद वो उनके पास आए, लेकिन वो देखते रह गए और वो चुनरी आगे बढ़ते हुए सीधा सबसे पीछे खड़ी दोनों लड़कियों पर गिरी। उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से उससे ढक गया। फिर एकदम से हवा भी रुक गई, मानो वो इसी कार्य के लिए आई थी। दोनों लड़कियां चुनरी से ढक चुकी थीं। आसपास मौजूद सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे। वहीं ध्वनि और कृति को जब खुद को किसी चीज से ढके जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। अपने ऊपर लाल चुनरी देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो दोनों खुद के ऊपर से चुनरी हटाकर हाथ में लेते हैं। ये क्या था? क्या महादेव ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया? कृति ध्वनि के हाथ में मौजूद चुनरी को देखते हुए हैरानी से कहती है। ध्वनि खुद अपने हाथ में मौजूद चीज को कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए देख रही थी। पता नहीं, सोचते हुए, शायद दिया हो। क्या तू इसे रखेगी? पागल है क्या? यहाँ लोग दूर दूर से महादेव पर चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। हम कुछ दे नहीं सकते तो उनकी चीज रख भी नहीं सकते। चल इसे पंडित जी को देकर आते हैं। वो दोनों अब आगे की तरफ बढ़ी। लोगों की भीड़ ने उन्हें नहीं रोका। वो आगे पहुंची। आगे आज कोई पूजा हो रही थी, शायद कोई परिवार करवा रहा था। उन्होंने ही ये चुनरी चढ़ाई थी। पंडित जी ने जब ध्वनि को और उसके हाथ में मौजूद उस लाल चुनरी को देखा तो मुस्कुरा दिए। अरे बिटिया, आप यहाँ? जी, बस महादेव के दर्शन करने आई थी, ध्वनि मुस्कुराकर बोली। वो चुनरी पंडित जी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये हवा के साथ हम पर आ गई थी। ये महादेव का आशीर्वाद है, उन्होंने आपको दिया है, तो मैं लेने वाला कौन होता हूँ? आप रख लीजिए। पंडित जी सौम्य सी मुस्कुराहट लिए बोले। लेकिन पंडित जी, ये हमारा नहीं है, महादेव का है, फिर हम कैसे ले सकते हैं? कृति अपनी दुविधा बताते हुए बोली। वही तो बिटिया, उनकी चीज, उन्होंने जिसको दी है उससे कोई वापस कैसे ले सकता है? यह उनका आशीर्वाद है, रख लो। महादेव पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेंगे। जरा 1 मिनट रुकना। पंडित जी मंदिर के अंदर गए। कुछ 5 मिनट बाद वो बाहर आए। उनके हाथ में एक फूल था। वो ध्वनि की तरफ उस फूल को बढ़ाते हुए बोले, इसे रखो बिटिया, यह महादेव के चरणों पर से लिया गया सिद्ध फूल है। सकारात्मक शक्तियाँ समाई हैं इसमें, आपके बहुत काम आएंगी। ध्वनि वो फूल लेते हुए मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करती है। अच्छा बिटिया, थोड़ी देर रुको, पूजा बस पूरी होने वाली है, प्रसाद लेकर ही जाना। ध्वनि और कृति भाई एक तरफ बैठ गई। उन दोनों की नज़र अपने हाथ में मौजूद चीज़ों पर थी। तो क्या मैं ये समझूं
कि महादेव आगे का संभाल लेंगे? कृति अभी भी कंफ्यूज थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबका मतलब क्या है। बिल्कुल नहीं, करना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन महादेव साथ रहेंगे। ध्वनि हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली। लेकिन कैसे? हम अभी भी वहीं खड़े हैं, राशि को ठीक करके। कृति उसकी बात पर चौंक कर कहती है, क्या तू भूल गई? तू डॉक्टर नहीं प्रोफेसर है। मुझे अच्छे से याद है, लेकिन शायद तू भूल रही है कि कोमा के पेशेंट को दवाइयों के साथ साथ किसी करीबी के साथ की भी जरूरत होती है। ध्वनि के चेहरे पर अलग ही चमक थी। तो तेरा मतलब यह है कि तू उससे बात करेगी और वो झट से होश में आ जाएगी? यार, यह मूवीज में होता है। कृति उसकी बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं थी। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस रोज कोशिश करूंगी। इधर हम सबूत ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। दोनों तरफ से अगर किसी में भी पॉजिटिव साइन मिले तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ध्वनि अपना प्लान उसे बताते हुए बोली, जिससे इस बार कृति पूरी तरह सहमत थी। इस तरफ जहाँ ये लोग एक जाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजवंशी इंडस्ट्री में इनके लिए एक और जाल बुनी जा रही थी। शिवानी जी का केबिन। नताशा उनके सामने शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए खड़ी हुई थी। आंटी, मैं आराम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। उसकी पहली शादी से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसकी समझदारी भरी बात सुनकर शिवानी जी खुश हो गई। वो उठकर नताशा के करीब आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे को तुम जैसी समझदार और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी। लेकिन आंटी, ऐसा तो तब होगा ना जब वो धोनी को डाइवोर्स देगा। वो मायूस चेहरे के साथ कहती है। शिवानी जी उसके जाल में अच्छी तरह फंस चुकी थी। वो उसको मायूस देखकर कहती हैं, तुम फिक्र मत करो बेटा, अंश उस लड़की को डाइवोर्स भी देगा और तुम्हें अपनी पत्नी भी बनाएगा। आंटी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वैसे भी उस लड़की की वजह से आरांश को बहुत तकलीफ हो रही है। वो शिवानी जी के गले लग गई। जहाँ शिवानी जी के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, वहीं नताशा के होठों पर जानलेवा खतरनाक मुस्कुराहट मौजूद थी। बस एक बार शादी हो जाए, फिर सबको घर से आउट करके मैं अपने आरांश के साथ रहूंगी। बेचारी भोली सासू माँ, वो मनी मन हंसते हुए बोली। ध्वनि करीब 1 बजे के आसपास घर पहुंची। वैसे तो आज वो अपने घर सबसे मिलने जाने वाली थी, लेकिन क्योंकि आज डिनर पर चौहान परिवार आने वाला था, इसलिए वो आज वहां नहीं गई। हॉल में सिर्फ नौकरों के अलावा कोई भी नहीं था। ध्वनि के हाथ में चुनरी, फूल और प्रसाद मौजूद थे। कैसे भी उसे वो सब राशि तक पहुंचाना था। वो वहां मौजूद एक सर्वेंट को टोकते हुए पूछती है, काकी कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। वो नौकर सर झुकाकर कहता है। एक वक्त था जब नौकर ध्वनि को इज्जत देना तो दूर, उसकी बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन जब से आरांश ने उन दोनों सर्वेंट्स को निकाला था, तब से सब ध्वनि को भी बाकी सदस्य की तरह ट्रीट करते थे। ध्वनि सरला जी के कमरे की तरफ चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।